वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी लॉ यानी कि कंपनी अधिनियम के एमसीक्यूज़ को। ये पार्ट 6 है। इसके पहले 5 पार्ट हो चुके हैं जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 सबके एमसीक्यूज़ हो चुके हैं। ये इस एग्ज़ाम के लिए आखिरी क्वेश्चन रहेगा। और बीआरएफ के एमसीक्यूज़ जो कुछ लोग के मैंने देखे थे कमेंट्स थे कि मैम बीआरएफ के भी एमसीक्यूज़ करा दीजिए, तो इसके भी 3-4 पार्ट्स हो चुके हैं। कुछ और बचा हुआ, बस 1 या 2 चैप्टर बचा हुआ है जिसके एमसीक्यूज़ नहीं हुए हैं, तो बस उसको 1-2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। और कॉस्ट अकाउंटिंग को अब स्टार्ट किया जाएगा क्योंकि उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं और जो दूसरा पेपर है उसके अभी एक भी क्वेश्चंस नहीं अपलोड हुए हैं, तो अब उसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे और कंपनी के समापन से संबंधित वो सारे क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें डायरेक्टर से ही रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। द पर्सन हु आर इन चार्ज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी आर टर्म्ड एज। वह व्यक्ति जो कंपनी के मामलों में प्रबंधक के प्रभारी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जितने भी पर्सन होते हैं, जितने लोगों ने भी पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं कंपनी में, उन्हें क्या कहते हैं? शेयर होल्डर कहते हैं। अब हर एक शेयर होल्डर, अब अगर पब्लिक कंपनी है तो जनता भी उसमें पैसा लगा सकती है, तो अगर जनता है, जितने भी काम होते हैं कंपनी में डे टू डे ऑपरेशन में, जनता तो डेली जा नहीं सकती है, तो वो क्या करती है, कुछ लोगों को अपने शेयर होल्डर के जो ग्रुप होता है उसी में से कुछ लोग को बोर्ड नियुक्त करती है। बोर्ड जिसे मंडल बोला जाता है, इस मंडल को क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्टर। यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के प्रबंधन के प्रभारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एवरी डायरेक्टर शैल डिस्क्लोज हिज कंसर्न और इंटरेस्ट इन एनी कंपनी और कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट, firms or other association or individuals by giving a notice in writing in। प्रत्येक निदेशक किसी भी कंपनी या कंपनियों या निकाय कॉरपोरेट शेयर धारिता हित सहित फर्मों या व्यक्तियों के अन्य संघ में अपनी रुचि को कौन से नोटिस के साथ दे सकता है? तो ये होता है फॉर्म MPB 1 के साथ। अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है किसी कंपनी में, उससे रिलेटेड वो कंसर्न को डिस्क्लोज करना चाहता है, तो उसे फॉर्म MPB 1 फिल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर। निदेशक का दायित्व तो क्या नहीं होता है? टू एक्ट एज पर द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी, कंपनी के अंतर नियम के अनुसार कार्य करना, ये इसका दायित्व तो होता है। टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो हितों के मतभेद होते हैं, उसमें कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको कम करना, ये भी उसकी ड्यूटी होती है। टू मेक अनड्यू गेन, कोई अनुचित लाभ उठाना, तो ये क्या है? उसका दायित्व नहीं है। अगर वो ऐसा कुछ काम करता है तो उसके लिए उस पर केस किया जा सकता है, उसके ऊपर सू किया जा सकता है, तो ये इसके दायित्व नहीं होती हैं। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि नॉट अ ड्यूटी ऑफ, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नॉट टू असाइन हिज ऑफिस, अपना कार्यालय किसी और को वो नहीं दे सकता है, तो ये सारे उसके ड्यूटी होते हैं, लेकिन वो अनड्यू गेन नहीं कमा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच फॉर्म शुड बी फाइल्ड बाई द कंपनी फॉर इंटीमेटिंग फॉर रेजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कंपनी के रजिस्ट्रार को एक निदेशक के इस्तीफा की सूचना कंपनी द्वारा कौन से फॉर्म को दायर करके किया जाना है? तो ये किया जाता है DIR 12 को। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि डायरेक्टर रिजाइन दे रहा है, कंपनी किसको नोटिस दे रही है? रजिस्ट्रार को दे रही है। यहाँ पे डायरेक्टर नोटिस अभी नहीं दिया है, डायरेक्टर नोटिस देगा तो उसके लिए अलग से फॉर्म है, तो जब कंपनी रजिस्ट्रार को नोटिस देगी तो उसके लिए DIR 12 फॉर्म फिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच फॉर्म में बी फाइल्ड बाई रिजाइनिंग डायरेक्टर फॉर इंटीमेटिंग हिज रेजिग्नेशन टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अब रजिस्ट्रार कौन से जो डायरेक्टर है वो रजिस्ट्रार को कौन से फॉर्म में नोटिस देगा? तो ये होता है फॉर्म DIR 11। यहाँ पे डायरेक्टर नोटिस दे रहा है किसको? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। कंपनी जब रजिस्ट्रार को नोटिस देगी तो कौन सा फॉर्म फिल करेगी? DIR 12 को। और 11 को कौन फिल करेगा? डायरेक्टर फिल करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायरेक्टर हु होल्ड ऑफिस ओनली अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और द लास्ट डेट ऑन विच एनुअल जनरल मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड विच एवर इज अर्लियर एज टर्म्ड एज। यानी कि एक ऐसा डायरेक्टर जो सिर्फ AGM के लास्ट डेट ऑफ मीटिंग के दिन, जैसे मान लेते हैं कि 2 तारीख को मीटिंग होनी है, तो 2 तारीख को मीटिंग हो गई तो ठीक है, उसी दिन रिज़ाइन दे देगा। लेकिन अगर 2 तारीख को नहीं मीटिंग हुई और ये पोस्टपोन होकर के 10 तारीख को हो गई, तो इन दोनों में से पहला कौन सा दिन आता है? 2 तारीख आता है। तो जिस दिन मीटिंग होनी थी या फिर जिस दिन मीटिंग हुई, उन दोनों के पहले जो भी तारीख आती है उसके पहले वो अपना रेजिग्नेशन दे देता है, वो अपने पद को छोड़ देता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे एडिशनल डायरेक्टर कहते हैं, यानी कि अतिरिक्त निदेशक कहते हैं। ये किसी और की जगह पर, जैसे कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो उसकी जगह पर कोई और डायरेक्टर आ जाता है, तो वो ऑफिस को तब तक होल्ड करेगा जब तक कि
नेक्स्ट एजीएम आता है जिस दिन मीटिंग हुआ, या फिर जिस दिन मीटिंग होने वाला था अभी नहीं हुआ है, किसी कारणवश उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, तो उन दोनों में से जो भी पहला डेट आएगा उस पर वो रिजाइन कर देगा और उसे हम लोग अतिरिक्त निदेशक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज मेंट बाय नॉमिनी डायरेक्टर? नामांकित निदेशक क्या कौन होता है? अ डायरेक्टर डेजिग्नेटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन, किसी संस्था द्वारा नामित निदेशक, यानी कि उसका नाम दिया गया है कि हम इन्हें डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि कोई प्रॉपर्टी है उस पर नॉमिनी बनाए जाते हैं। नॉमिनी बनाने का मतलब क्या है कि वो अभी प्रॉपर्टी के हकदार नहीं हुए हैं, लेकिन उनका नाम दिया गया है कि अगर बाई चांस कुछ ऐसा होता है तो इन्हें डायरेक्टर नियुक्त कर दिया जाएगा। इस टाइप की चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड डैश शैल होल्ड ऑफिस ओनली अप टू द टर्म्स ऑफ डायरेक्टर इन हुज प्लेस ही इज अपॉइंटेड। बोर्ड द्वारा नियुक्त निदेशक डैश केवल उस निदेशक के कार्यकाल तक पद धारण करेगा जिसके स्थान पर वो नियुक्त किया गया है। तो ये कौन होता है? टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी, अगर आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, जो क्वेश्चन इसके पहले वाला था सेम वैसे ही है कि एडिशनल डायरेक्टर कौन होते हैं? जो सिर्फ उतने समय के लिए होल्ड करेंगे जितने समय के लिए वो आकस्मिक आए हुए हैं, दूसरे के जगह पे अपॉइंट किए गए हैं। तो ये क्या होता है, अगर कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है तो वो जितने टर्म के लिए डायरेक्टर अपॉइंटेड था सिर्फ उतने समय के लिए ही रहेंगे, जैसे ही वो टर्म खत्म होगा वैसे ही उनको हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अ पर्सन प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन कंपनी शुड ऑब्टेन बिफोर हिज अपॉइंटमेंट। किसी भी कंपनी में निदेशक के रूप में अगर नियुक्त होना चाहते हैं तो जो प्रस्तावित व्यक्ति है वो अपनी नियुक्ति से पहले क्या प्राप्त कर लेगा? तो वो DIN नंबर होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसे वो प्राप्त कर लेता है, फिर उसके बाद उसकी नियुक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग DIN नंबर यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर शुड बी फाइल्ड इन डैश। निदेशक पहचान संख्या को प्राप्त करने के लिए कौन से फॉर्म में आवेदन देना है? तो ये है DIR 3। क्वेश्चन नंबर 11 है, any person who desires to get his name included in the data bank of independent director shall make an application to the agency in। कोई भी व्यक्ति जो स्वतंत्र निदेशक के डेटा बैंक में अपना नाम शामिल कराना चाहता है वो कौन से फॉर्म में आवेदन देगा? तो वो देता है DIR 1। DIR 3 किससे रिलेटेड था? DIN नंबर से रिलेटेड था। 11 और 12 किससे रिलेटेड था? रेजिग्नेशन से दोनों रिलेटेड है। कंपनी जब रजिस्ट्रार को सूचना देगी तो वो 12 के माध्यम से देगी, और जब निदेशक रजिस्ट्रार को सूचना देता है तो वो 11 के माध्यम से देता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज में अपॉइंट अ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। निम्नलिखित में से कौन सी छोटे शेयर धारकों द्वारा चुने गए निदेशकों की नियुक्ति करती है? तो कौन सी ऐसी कंपनी है? तो ये है लिस्टेड कंपनी। जो सूचीबद्ध कंपनियां होती हैं उसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके द्वारा जो भी डायरेक्टर इलेक्ट किए जाते हैं यानी कि चुने जाते हैं उनको डायरेक्टर नियुक्त करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इफ। एक व्यक्ति किसी भी कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि कोई अपराध किया हो और उसे न्यायालय ने सजा दी हो, दोषी ठहराई हो। ही इज़ एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, यानी कि वो दिवालिया है, अभी भी उसके ऊपर से दिवालिया का वो जो टैग है वो हटा नहीं है, वह अस्वस्थ मस्तिष्क का है, तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा। तो इससे आप क्या देख सकते हैं? एलिजिबिलिटी देख सकते हैं कि कोई भी पर्सन एलिजिबल कब होगा। क्वेश्चन ऐसे घुमा सकता है, यहाँ पे पूछा है कि शैल नॉट बी एलिजिबल, यानी कि एलिजिबल नहीं होगा, तो अगर इसी को घुमा दे तो एलिजिबल हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर कोई भी कन्विक्शन नहीं लगा रहना चाहिए, कोई भी ऑफेंस नहीं वो किए हो, कोई दोषी न ठहराया गया हो, और उसके साथ साथ वो दिवालिया ना हो यानी कि सॉल्वेंट पर्सन हो, और स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति हो, और उससे भी बड़ी बात है कि वो 18 वर्ष के ऊपर का हो, यानी कि मेजर पर्सन होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी उसकी एलिजिबिलिटी हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद इन हाउ मेनी डेज द कंपनी शुड इंटीमेट द अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। कंपनी को कितने दिनों के भीतर कंपनी के रजिस्ट्रार को निदेशक की नियुक्ति और या फिर इस्तीफे की सूचना देना अनिवार्य होता है? तो ये होता है 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर कंपनी नोटिस दे देगी रजिस्ट्रार को जिसको वो अपॉइंट करना चाहती है डायरेक्टर, या फिर कोई अगर रिजाइन दे करके डायरेक्टर अपना पद छोड़ना चाहता है तो उसकी सूचना भी कितने दिनों में दे देगी? 30 दिन के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 द कंपनीज एक्ट 2013 विच कंपनी शुड अपॉइंट अ वेमेन डायरेक्टर।
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 उपधारा 1 के अनुसार कौन सी कंपनियों को महिला निदेशक नियुक्त करना अनिवार्य होता है? ऑल लिस्टेड कंपनी, जितनी भी सूचीबद्ध कंपनियां हैं वो, ऑल पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और मोर, 1 करोड़ या उससे अधिक की जितनी भी चुकता पूंजी वाली कंपनियां हैं, सार्वजनिक कंपनी, वो उनको भी नियुक्त करना है महिला निदेशक। ऑल पब्लिक कंपनीज हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 300 करोड़ रुपीज और मोर, 3 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार करने वाली जो भी सार्वजनिक कंपनियां हैं, तो इन तीनों के लिए अनिवार्य है धारा 149 उपधारा 1 के अनुसार। क्वेश्चन घुमा सकता है कि कौन सी धारा कहती है कि कंपनियों में महिला निदेशक नियुक्त होना चाहिए, तो ये क्या है 149(1). और कौन सी कंपनी करेंगी? जितने भी लिस्टेड कंपनी है और पब्लिक कंपनी है, अगर उनका कैपिटल जो पेड अप कैपिटल है 100 करोड़ से ज़्यादा है और उनका टर्नओवर 300 करोड़ से ज़्यादा है, तो उनको अपॉइंट करना है महिला निदेशक। क्वेश्चन नंबर 16 है, According to Section 149, subsection 3, every company shall have at least one resident director who has stayed in India for not less than। ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। जैसे इनकम टैक्स में बोला जाता है जो रेजिडेंट पर्सन होता है वो कम से कम 182 दिन अगर इंडिया में रहा प्रीवियस ईयर में। जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो आप समझिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान दीजिए कि इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कि अगर पिछले साल, यानी कि अगर इस साल की बात हो रही है तो इसके 1 साल पिछले आप अगर 182 दिन इंडिया में रहे हैं तो आपको माना जाएगा क्या कि आप भारत के निवासी हैं। अब वो नॉन रेजिडेंट हैं, रेजिडेंट हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ये सारी टर्म्स आप जब इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो उन पर पता चलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा 182 दिन। कोई भी कंपनी है वो अगर निवासी निदेशक को नियुक्त करना चाहती है तो वित्तीय वर्ष के दौरान वो भारत में कम से कम 182 दिन रहेगा तो उसे निवासी निदेशक माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड बाय लिस्टेड कंपनी? सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो जितने भी टोटल डायरेक्टर्स उनके होंगे उसका 1/3 क्या होंगे? स्वतंत्र निदेशक होंगे। स्वतंत्र निदेशक कौन होते हैं? जो किसी चीज़ से प्रभावित होकर के डिसीजन नहीं लेंगे, वो देखेंगे कि शेयर होल्डर के लिए क्या सही है, कंपनी के लिए क्या सही है, उसके अनुसार ही वो डिसीजंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन 2 consecutive टर्म्स ऑफ 5 years ईच आफ्टर अ कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ। एक स्वतंत्र निदेशक को डैश की कूलिंग ऑफ अवधि के बाद लगातार 5 साल की 2 से अधिक अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है। तो ये होता है 3 साल, यानी कि एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया, उसको दोबारा अगर अपॉइंट करना है, एक बार 5 साल के लिए वो रहा कंपनी में, फिर से उसको डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो वो नेक्स्ट 3 साल पहले गैप करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड आएगा 5 साल का उसके लिए वो अपॉइंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, द अमाउंट पेएबल टू अ डायरेक्टर फॉर अटेंडिंग बोर्ड ऑफ और कमिटी मीटिंग इज कॉल्ड। बोर्ड या समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए निदेशक को जो राशि होती है उसे क्या कहते हैं? उसे बैठक फीस कहते हैं या सिटिंग फीस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ पर्सन कैन होल्ड ऑफिस एज डायरेक्टर ऑफ डैश कंपनीज इन एग्रीगेट। एक व्यक्ति समग्र रूप से कितने कंपनियों का निदेशक बन सकता है? तो वो कितना है 20। प्रीवियस वीडियो में भी ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ पर्सन कैन होल्ड ऑफिस एज अ डायरेक्टर ऑफ मैक्सिमम डैश पब्लिक कंपनीज एट गिवन टाइम। एक व्यक्ति एक निश्चित समय में अधिकतम सार्वजनिक कंपनियों के निदेशक के रूप में कार्यभार धारण कर सकता है। तो वो कितना है 20, मैक्सिमम वो 20 कंपनीज को होल्ड कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंडर सेक्शन 169 ऑफ कंपनीज एक्ट अ कंपनी में रिमूव अ डायरेक्टर बिफोर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ हिज ऑफिस। वो जो भी कंपनीज हैं वो अगर चाहती हैं कि अपने डायरेक्टर को, उनका जब कार्यकाल खत्म होने वाला था 5 साल के पहले वो उनको हटाना चाहती हैं उनके पद से, तो वो कैसे हटा सकती हैं? बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, यानी कि एक साधारण प्रस्ताव, 50% वोट उनको मिल गया, वो उनको हटा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन अ पब्लिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम कितने निदेशक होने चाहिए? तो वो कितना है 3 है। प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, अ कंपनी में अपॉइंट मोर देन डैश डायरेक्टर्स आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित करके क्वेश्चन घुमा सकता है कि मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स से ऊपर वो अपॉइंट कर सकती है। किस तरीके का प्रस्ताव जारी करके? तो विशेष प्रस्ताव जारी करके। और बोला है कि विशेष प्रस्ताव जारी करने के बाद वो
कितने से अधिक निदेशकों की नियुक्ति कर सकती है? तो 15, क्योंकि आपको पता है कि एक कंपनी में मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स होते हैं? 15। कंपनी को लग रहा है और बोर्ड चाहिए, तो वो क्या कर सकती है? एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेगी और 15 से अधिक डायरेक्टर्स को नियुक्त कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ प्राइवेट कंपनी? निजी कंपनी में निदेशकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, एवरी पर्सन प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर शैल गिव हिज कंसेंट टू होल्ड द ऑफिस एज अ डायरेक्टर इन। कोई भी पर्सन जब निदेशक के रूप में नियुक्त होता है तो अपनी सहमति कौन से फॉर्म में देता है? तो ये है फॉर्म DIR-2 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, अ डायरेक्टर हु इज इंटरेस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज। वह निदेशक जिसे प्रबंधन की पर्याप्त शक्तियां सौंपी जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंधकीय निदेशक। क्वेश्चन नंबर 28 है, अ कंपनी शुड इंटीमेट द अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर। MD का अपॉइंटमेंट करना है तो कौन सा फॉर्म भरा जाएगा? MR-1। ये क्वेश्चन में ही है। MR-1 कौन भरेगा? कंपनी भरेगी रजिस्ट्रार के पास पहुंचाने के लिए, और ये काम कितने दिनों के अंदर होगा? 60 दिनों के अंदर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अ डायरेक्टर हु डज नॉट हैव एनी मटेरियल और पेक्यूनियरी रिलेशनशिप विद द कंपनी डायरेक्टर्स इज टर्म्ड एज। एक निदेशक जिसका कंपनी न ही कोई निदेशक के साथ न भौतिक न ही आर्थिक संबंध है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहते हैं, यानी कि स्वतंत्र निदेशक। अगर ये स्वतंत्र है, चाहे वो मटेरियल रिलेशनशिप हो जाए, भौतिक चाहे आर्थिक हो जाए, अगर वो संबंधित रहता तो वो स्वतंत्र नहीं कहा जाता, क्योंकि वो अपनी जो डिसीजंस होंगे वो किसके लिए लेगा? कंपनी के लिए लेगा, शेयर होल्डर्स के लिए लेगा। अगर वो स्वतंत्र नहीं रहेगा तो वो किसके बारे में सोचेगा? पहले तो डायरेक्टर के बारे में सोचेगा, फिर उसके बाद जा करके तब कहीं शेयर होल्डर्स के बारे में सोचेगा। पता नहीं सोचेगा भी कि नहीं सोचेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द स्टैट्यूटरी मिनिमम एज ऑफ डायरेक्टर इज 18। निदेशक की वैधानिक न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देयर इज नो स्टैट्यूटरी मैक्सिमम एज ऑफ डायरेक्टर, ये स्टेटमेंट गलत है कि निदेशक के लिए कोई वैधानिक अधिकतम आयु नहीं है। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, ये भी गलत है। अगर पता हो आपको तो 3 डायरेक्टर होते हैं। देयर आर नो लीगल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर बीइंग अ डायरेक्टर। निदेशक होने के लिए कोई कानूनी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि अभी इसके पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे जिसमें था कि कौन कौन लोग क्वालिफाई नहीं हैं, चाहे कौन कौन से लोग क्वालिफाई हैं, उसमें समझे थे। तो ये क्या है? ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज शैडो डायरेक्टर। शैडो डायरेक्टर कौन होता है? तो वो पर्सन जो कि डायरेक्टर तो नहीं है, लेकिन जो कंपनी का डायरेक्टर बोर्ड है वो इससे एडवाइस लेता है और उसके बाद काम को करता है। तो ऑप्शन नंबर अ पर्सन हु इज़ नॉट अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, जो डायरेक्टर की जगह नियुक्त तो नहीं है, लेकिन जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो उससे इंस्ट्रक्शंस मांगते हैं, उसके निर्देशों का पालन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, विच एक्ट गिव्स द कोर्ट पावर टू डिस्क्वालीफाई समवन फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर इफ दे हैव बीन गिल्टी ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग और हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन रॉन्ग डूइंग ट्रेडिंग। कौन सा अधिनियम अदालत किसी को निदेशक होने से अयोग्य ठहराने की शक्ति देता है यदि वे धोखाधड़ी के व्यापार में दोषी पाए जाते हैं या फिर किसी भी गलत प्रकार का व्यापार करते हैं? तो ये है कंपनी डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1986। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन कौन से अधिनियम से संबंधित है? तो कंपनी डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1986। क्वेश्चन नंबर 33 है, वेयर कोर्ट action is taken against a director for breach of duty any compensation awarded by court is payable to। जहाँ पर निदेशक के खिलाफ अदालती कार्रवाई की जाए, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और उसके बदले में मुआवजा प्राप्त हुआ है, तो ये मुआवजा किसको दिया जाएगा? तो कंपनी को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी शैल हेल्ड AGM ऑन पब्लिक हॉलीडे। जनरली क्या होता है कि जिस दिन पब्लिक हॉलीडे है उस दिन AGM को कंडक्ट नहीं किया जाता है, लेकिन कौन सी ऐसी कंपनी है जो सार्वजनिक अवकाश के दिन भी AGM को कर सकती है? तो वो है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, बिना लाभ के जो संघ होती हैं, यानी कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कर सकती हैं अपना AGM। AGM क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग, यानी कि साल में जो एक बार मीटिंग कराई जाती है उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, द टाइम पीरियड फॉर कंडक्शन ऑफ AGM इज एक्सटेंडेड बाय ROC, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी।
फॉर हाउ मेनी मंथ्स, एजीएम के संचालन की समय अवधि आरओसी द्वारा कितने महीनों के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो ये 3 महीने और एक्सटेंड की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, द टाइम गैप बिटवीन 2 एजीएम शैल नॉट एक्सीड, 2 एजीएम के बीच में कितने समय से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए? तो वो है 15। अगर मान लीजिए एक एजीएम हुआ है जनवरी में, तो मैक्सिमम कितने दिन का डिफरेंस हो सकता है दूसरे एजीएम में? तो वो है 15 महीने का। 15वें महीने में उनको एजीएम कराना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 36 है, एवरी एजीएम मस्ट बी हेल्ड विद इन डैश फॉर्म फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, प्रत्येक एजीएम को बैलेंस शीट की तारीख से कितने दिनों के बीच में आयोजित कर देना है? तो ये है 9 मंथ्स। जब कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे कंप्लीट कर दिया जाता है, उसे सबमिट कर दिया जाता है, तो वहाँ से लेकर के 9 महीने के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 पे है, फर्स्ट एजीएम मस्ट बी हेल्ड विद इन फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, पहला एजीएम कंपनी के निगमन से कितने दिनों के भीतर होना चाहिए? तो वो है 18 महीने के भीतर। यहाँ पे कंपनी के निगमन से पूछा है। एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मैंने इसके पहले जो वीडियो पढ़ी हुई है उसमें बताया था कि कंपनी का जो पहला एजीएम होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? स्टैच्यूटरी एजीएम कहते हैं, यानी कि वैधानिक सभा कहते हैं। उसका जब फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के कितने दिनों के अंदर होना चाहिए, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको आंसर पता होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने दिनों के अंदर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीटिंग इज ऑफ शेयर होल्डर्स, निम्नलिखित में से कौन सी बैठक शेयर धारकों के द्वारा की जाती है? तो एजीएम हो गया, ईजीएम हो गया, चाहे क्लास मीटिंग हो गई, ये सभी किसके लिए होती हैं? शेयर होल्डर्स के लिए होती हैं। और इसे अपॉइंट कौन करता है, चाहे ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो बोर्ड, जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, मीटिंग को बुलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्राउंड फॉर कंपल्सरी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी के अनिवार्य समापन के लिए आधार है? तो अगर कोई भी कंपनी अपने कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो जाती है, इनएबिलिटी टू पे डेप्ट, या फिर जो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको जमा करने थे, फाइल करने थे, उसने अगर उसको जमा करने में फेल हो गई वो कंपनी, या फिर कोई फ्रॉडुलेंट वर्क कर रही है, कोई कपटपूर्ण कार्य कर रही है, तो इस समय पे क्या होता है? कंपलसरी वाइंडिंग अप होती है, यानी कि कंपनी को सरकार आदेश देती है, ट्रिब्यूनल, कंपनी के लिए सरकार कौन है? ट्रिब्यूनल है, यही आदेश देती है कंपनी को बंद करने के लिए। तो ये क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फाइल पिटीशन फॉर वाइंडिंग, निम्नलिखित में से कौन सा समापन के लिए याचिका दाखिल नहीं कर सकता है? तो जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं वो कभी भी कंपनी को वाइंड अप करने के लिए पिटीशन नहीं दायर कर सकते हैं। कंपनी के जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, यानी कि जो शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, डिवेंचर होल्डर हो गए, ये सब लोग पिटीशन दे सकते हैं। रजिस्ट्रार दे सकता है, कंपनी खुद दे सकती है, लेकिन प्रमोटर्स इसके नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, हु अपॉइंट ऑफिशियल लिक्विडेटर, आधिकारिक परिसमापक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है ट्रिब्यूनल। अगर ऑफिशियल लिक्विडेटर को हटाना है तो भी कौन करेगा? ट्रिब्यूनल करेगा। अपॉइंट कौन करेगा? वो भी कौन करेगा? ट्रिब्यूनल करेगा। और लिक्विडेटर होता कौन है? वो पर्सन जो कंपनी का वाइंडिंग अप करता है, यानी कि जो पूरा प्रोसेस है उसको जो ख़त्म करने का काम करता है, वो कौन करता है? लिक्विडेटर करता है। जितनी भी कंपनी के एसेट्स होते हैं उनको बेच देता है, उनकी जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको ख़त्म कर देता है पेमेंट वगैरह करके। फिर लास्ट में जो पैसे बचते हैं वो सब शेयर होल्डर्स में बच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, डैश इज द प्रोसेस थ्रू विच द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी कम्स टू एन एंड, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कंपनी का कानूनी अस्तित्व समाप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं? लिक्विडेशन कहते हैं, परिसमापन। अगर ऑप्शन बी और सी को देखें तो दोनों का मतलब सेम है। डिसोल्यूशन मतलब भी क्या है? समापन है, किसी चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। लिक्विडेशन मतलब भी क्या है? समापन है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि जिस प्रोसेस को से हो करके वो लीगल एग्जिस्टेंस ख़त्म होती है कंपनी को, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग लिक्विडेशन कहते हैं, परिसमापन कहते हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आए हो। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने बीआरएफ के एमसीक्यूज नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो के एंड में भी, हर वीडियो के एंड में आप देखेंगे तो वहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। कंपनी लॉ के ये 6th पार्ट है, इसके पहले 5 पार्ट बन चुके हैं। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके भी क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं, कुछ और करने हैं, तो वो सब भी मिल जाएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।